Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. 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 आ जाओ. हाँ यार, लेट हो गया. थोड़ी तबीयत बिगड़ रही है आज. मारकानी गर्मी पड़ रही है भयंकर. और बाप एकदम तकड़ी आ रही गर्मी जी ने बोलिया करा बात तावड़ो. भयंकर तप रही है. रेड अलर्ट चल रहा है. 4 दिन को रेड अलर्ट है. आज सर दुख रही है, जी घबरा रही है. और शायद तावड़ो लाग गयो. सरल भाषा में बोलूं तो तावड़ो लाग गयो. मतलब लू लग गई. जिसे आप हिंदी में कहते हैं लू लग गई. मारवाड़ी में कहते तावड़ो लाग गयो. अरे भयंकर गर्मी है. आग बरसा एकदम यहाँ. छुई मत. बीकानेर बीकानेर तो बीकानेर है ही. बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर. तो हालत भयंकर खराब है. फिर मैं क्यों नहीं. क्लास तो क्या ना क्या दुख पार ले ही लिशा. गर्मी बहुत ज्यादा है. बहुत बहुत ज्यादा है. और मतलब जो बीकानेर में है या जोधपुर में यहाँ जो रहते हैं, जो बहुत पुराने रहते हैं, वो तो शायद इसको एडजस्ट कर लेते होंगे. हम लोग जैसे पिछले 2-3 सालों से ही यहाँ हैं, तो यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा है. बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ. हाँ, चलो फिर भी दुनिया में आया तो दुख तो पाना ही पड़सी. कौन ये. मैं कहा, चलो देखी जैसी. क्लास लेशा किया ना क्या. गोली गाली सा खाली. गोली गाली खा रही आई हूँ मैं. एकदम तैयार हो रही आई हूँ. ओके देखी जैसी. गद्दा पर पड़ा रेशा भी नाम से. क्यों पढ़ाई देशा. दूर सो रही सही. है ना. आ जाओ. पढ़िशा. पक्का पढ़िशा. प्रथम कोटि एवं उच्च घातों की अवकल समीकरण. अब हमारा अगला हो गया. थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं. अच्छा लाइट नहीं है तो लाइट तो भाई हमारे तो लाइट तो है. अभी लाइट वाला इशू तो नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है आने वाले टाइम में जो गर्मी जिस तरीके से आ रही है, शायद पावर कट वाला इशू भी आ जाए. आने वाला ही है लग रहा है. ज़्यादा दूर नहीं है. क्योंकि जिस हिसाब से इतनी तेज गर्मी है, इतना भयंकर गर्मी है. आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि ऊपर जो एसी होते हैं वो ट्रिप कर जाते हैं. एसी यहाँ पे जो अगर किसी ने कोई एक्सट्रीम एसी लिया हुआ है जो 55 डिग्री तक काम करता है उसका नहीं कह सकता. बाकी जैसे मेरे ऑफिस का एसी है, वो कल ट्रिप कर गया था. ट्रिप करने का मतलब होता है जब बहुत गर्म हो जाता है तो एसी अपने आप ऑटो कट हो जाता है. मतलब उसके अंदर सेंसर लगा हुआ होता है कि इतने टेम्परेचर तक वो एसी चलेगा और इतने टेम्परेचर के बाद में एसी ऑटो कट कर जाएगा. तो कल हमारा एसी ऑटो कट था. मतलब अपने आप ही कट हो गया था. फिर मैंने कंपनी वालों को कॉल किया तो कंपनी वालों ने कहा कि ये उसके अंदर सेफ्टी मैकेनिज्म है कि भाई इससे ज़्यादा टेम्परेचर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो जब आपने एसी लिया था तो एक टेम्परेचर आता है कि इतने टेम्परेचर से ऊपर नहीं चलता. अब नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर रहता है 43, 44, 45. और कल का जो टेम्परेचर था वो शायद 50 से ऊपर था. 50 से ऊपर का टेम्परेचर हमारे यहाँ पे था. तो वो 45 तक के बेचारे 45-47 तक के एसी होते हैं. और वो ट्रिप कर गए. और वो पूरे दिन ट्रिप ही रहा. वो पूरे दिन ही पंखे के अंदर ही काम चला. तो शायद उससे थोड़ी सी गर्मी लग गई होगी. एक वो भी कारण है. चलो आ जाओ. प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकल समीकरण. है ना. प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकल समीकरण. तो प्रथम कोटि का मतलब तो हो गया एक बार अवकलन dy बाई डी एक्स. ध्यान रखियो भाई. बहुत भयंकर है. बार एक्सट्रीम है. शरीर को ध्यान रखियो. प्रथम कोटि तथा उच्च घात. यहाँ उच्च घात का मतलब है जो dy बाई डी एक्स होगा उसके ऊपर जो पावर होगी. ये जो पावर होगी इस बार आपको खूब सारी मिलेंगी. पिछली बार तो क्या था, ये जो पावर थी यहाँ पे फिक्स था कि एक मिलेगा. अब आपको खूब मिलेगा क्योंकि उच्च घात है. उच्च घात का मतलब इसी से है कि घातें बड़ी मिलेंगी. बड़ी मतलब 2 मिलेंगी, 3 मिलेंगी, 4 मिलेगी, 5 मिलेगी और सो ऑन.
और भी मिल सकती है। बस अब इसमें ये अंतर है। हाँ, दुख तो पानी पड़ से देखो, वही बात है, मेरे एक ही दिमाग में हमेशा काम करे कि भाई बीमार पड़ भी गया तो पढ़े तो रेशा, बेड पर सुत्या रेशा, चलो पढ़ा देशा, कम बत्ती पढ़ा देशा, बढ़िया कौन पढ़ाशा, कम बढ़िया पढ़ा देशा, इतनी तो सी, बीच में क्लास छोड़ देशा, इतनो सी, क्लास तो लो, बहानो क्यों काटा, तो बेटर है कि भाई ठीक है, 7:30 को नहीं 8:30 होगी, गोली लेर फिर ले लेशा, बेड पर भी तो पढ़े ही रेशा। तो वो अपना दिमाग बनाना होता है कि आप दिमाग को कैसे आप अपने दिमाग को बनाते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ अगर कोई बीमार भी है, आज के टाइम में अगर कोई बीमार है फिर कहता है पढ़ाई नहीं हो रही, तो वो गलत बात है। बीमार हो, मोबाइल तो चलाओगे ही, वीडियो देख लो, पढ़ाई कर लो, तो पढ़ तो हर समय सकते हो इस बार आप, और हर समय हर टीचर पढ़ा सकता है। कोई बहुत एक्सट्रीम चीजें हो गई तो बात अलग है, घर पे कोई ऐसे लोग आ गए, अभी तो आपके जीवन में ऐसे लोग आने वाले है ही नहीं कि कोई परिवार के लोग आ गए, उनको सम्मान देने के लिए आपको वहां बैठना पड़ रहा है, इस टाइप की फॉर्मेलिटी अब आर थाना को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि थे भी टाबर हो, बड्डा हो जैसे हो तो चलो मान लो फॉर्मेलिटी ऐड हो जैसी, लेकिन अभी तो एक होनी, अभी तो खाली बीमारी परेशान कर सके, बाबी मोबाइल है थार कने, बाबी कौन कर सके, अब तो थे हर टाइम पढ़ सको, अब नहीं पढ़ना चाहो बा मर्जी है। तो आओ अपना सवालों के ऊपर, इसमें से ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से एक सवाल पक्का आएगा, एक क्वेश्चन पक्का, गारंटेड। मैंने कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा कि जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले इसमें से सवाल ना आए, ऐसा सवाल अभी कॉलेज लेक्चर वाला देखा था, इस टॉपिक में से कम इस टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं, प्रथम कोटि प्रथम घात, इसमें एक आएगा जिसका नाम है क्लोरेट समीकरण, क्लोरेट समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट पक्का है, गांठ बांध लो कि एक सवाल आएगा ही आएगा। क्लोरेट समीकरण अभी आगे बढ़ेंगे, इसमें आएगा, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी, चाहे वो कोई भी भर्ती रही हो, हर भर्ती में इसका सवाल आता ही आता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे कॉलेज लेक्चरर, कोई भी भर्ती हो, इसका सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखिएगा। इसके आगे एक विचित्र हल और जुड़ेगा, एक आगे एक टॉपिक और पढ़ेंगे इसके बाद, विचित्र हल, उसमें भी ये काम आएगा, तो एक के बदले दो सवाल बन जाते हैं इसपे। और बड़ा एग्जाम जो होता है, खासकर जिनमें यूजी पीजी ज्यादा आती है, उनमें तो इस टॉपिक पे दो दो तीन तीन सवाल भी डाल देते हैं। तो अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। एक तो बता ही दिया था मैंने, आईएफ वाला, जो से लास्ट हम पढ़ के आए हैं, प्रथम कोटि व प्रथम घात वाले, उसमें आईएफ फेवरेट है, आईएफ के ऊपर ही सवाल पूछता है कि समाकलन गुणांक ज्ञात करो, तो उसका लिए तो आईएफ फेवरेट है, और इनके लिए क्लोरेट फेवरेट है। तो क्या है प्रथम कोटि व प्रथम घात वाली, इसमें आपको अवकलन तो एक मिलेगा, अवकलन तो आपको एक मिलेगा, लेकिन अवकलन के ऊपर की पावर अब एक नहीं रहेगी, वो बाध्यता खत्म हो गई, वो बाध्यता खत्म होगी जो थी प्रथम कोटि, साउंड करो, देखो समझो इस बात को, प्रथम कोटि प्रथम घात, मतलब कोटि भी एक थी, अवकलन भी एक बार था, और घात भी एक बार थी, प्रथम कोटि प्रथम घात। लेकिन अब क्या है, कोटि तो प्रथम ही है, कोटि तो प्रथम ही है, लेकिन घात दो, तीन, तीन सत्ती, बोलना में तो चाहे चार पांच बोल दे को नहीं आवे, दो और तीन बस मैक्सिमम, मैक्सिमम दो और तीन, क्योंकि भी ज्यादा संभले को नहीं, तो दो और तीन आएगी, डीवाई बाई डी एक्स आएगा, उसके ऊपर दो पावर आएगी या तीन पावर आएगी। ठीक है ना, तो अब जो सवाल हमें मिलेंगे वो सवाल ऐसे होंगे। ये देखो, ये अभी सवाल में क्या खास बात है, ये सवाल डिग्री ऑर्डर जो है वो तो एक है, कोटि एक है, लेकिन घात कितनी है, घात दो है, डिग्री एक है, डीवाई बाई डी एक्स, कोटि एक है, लेकिन डिग्री दो है, मतलब एक से ज्यादा है। अब दो एक से ज्यादा होगी तो फिर एक से ज्यादा को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि दो पावर तीन पावर, फिर दो हो तीन हो चार हो पांच हो, वो सारे इस टॉपिक में ही आ जाएंगे। प्रथम कोटि उच्च घात, उच्च का मतलब है एक से ज्यादा, एक तक तो जो पीछे पढ़ के आए हैं वो अप्लाई होगा, एक तक डी वाई बाई डी एक्स, एक पावर तक तो पीछे वाला अप्लाई होगा, और एक पावर से ज्यादा पर ये वाला अप्लाई होगा, अब जो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल होने वाले हैं। अब इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं कि इतना बड़ा डीवाई बाई डी एक्स कई बार आता है, कहीं एक पावर के साथ आता है, कहीं दो पावर के साथ आता है, कहीं तीन पावर के साथ आता है, तो इन सवालों में डीवाई बाई डी एक्स बहुत बार आता है, तो हम लघु संकेतों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सवाल है ना, इन सवाल में डीवाई बाई डी एक्स अलग अलग पावर के साथ आएगा, हो सकता है तीन पावर के साथ आए, प्लस
क्योंकि पिछली बार गौर करो, पिछली बार dy/dx सिर्फ एक बार आता था, सिर्फ एक बार आता था। इस बार dy/dx कई बार आएगा। अगर 3 पावर का सवाल है, मतलब अगर कोटि तो एक होनी होनी है, वो तो बाध्य है। जो घात है वो अगर 3 हो, तो इसका मतलब dy/dx आपको एक पावर का, एक 2 पावर का, एक 3 पावर का, इस तरीके से dy/dx आपको कई बार देखने को मिलेगा, और अलग अलग पावर के साथ देखने को मिलेगा, अलग अलग पावर के साथ देखने को मिलेगा। तो dy/dx खूब बार आएगा सवाल के अंदर। तो सवाल के अंदर ही जब dy/dx कई बार आ रहा है, तो सॉल्व करने के दौरान भी कई बार आएगा। तो गणितज्ञ को आदत नहीं होती चीजों को बार बार लंबा लंबा लिखने की, तो इसके लिए शॉर्ट नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। अब रिपीट कर रहा हूँ, पिछली बार क्यों यूज नहीं किया था? एक बार के लिए के शॉर्ट नोटेशन, यार कोई चीज एक बार लिखनी है, बी के लिए के शॉर्ट नोटेशन। कोई चीज एक बार लिखनी हुई है तो उसके लिए काय का शॉर्ट नोटेशन? शॉर्ट नोटेशन तो आप तब लगाते हैं जब आपको लगता है कि चीज को बार बार लिखना पड़ेगा। जब बार बार लिखना पड़ेगा तो फिर शॉर्ट नोटेशन बनाते हैं, है ना। जैसे सिग्नेचर, सिग्नेचर, अब आप नाम है, अब नाम लिखेंगे तो बार बार लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या सिस्टम बनाया? सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है? छोटा सा होता है और जल्दी से हो जाता है। वहीं अगर नाम लिखना, तो नाम भी आपका सिग्नेचर ही है। अगर आप गौर करें तो आपका नाम है, सिग्नेचर में क्या देखा जा रहा है? आपकी हैंड राइटिंग ही तो मैच की जा रही है। आप अपना नाम लिखोगे वो भी तो आपकी हैंड राइटिंग ही है। तो आपका नाम भी आपका सिग्नेचर ही है। कोई ऐसा नहीं कि वो सिग्नेचर, ये सिग्नेचर होता है, ये नाम होता है, नहीं। एक्चुअली में नाम ही सिग्नेचर है आपका। आप जो कुछ भी लिखते हैं वो सिग्नेचर ही होता है। आप अगर अगर मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, ये तो ये मेरे सिग्नेचर ही है। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? ये पहचान पाना कि ये जो लिखा है ये किसने लिखा है, ये जो लिखा है ये किसने लिखा है, ये पहचान करने का तो तरीका है। तो अगर मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ तो मैं मेरी हैंड राइटिंग से तो लिखूंगा, और मेरी हैंड राइटिंग से लिखूंगा तो पहचाना जा सकता हूँ ये किसने लिखा है, क्योंकि मेरे स्ट्रोक्स अलग अलग होंगे। हर आदमी के अपने अपने स्ट्रोक्स होते हैं। तो यही तो होता है। तो नाम की जगह हमने वो छोटे वाले को सिग्नेचर क्यों बोलते हैं? वो इसलिए होता है कि नाम बार बार लिखना संभव नहीं है, इसलिए सिग्नेचर का सिस्टम बना दिया। छोटे अक्षरों में कुछ आप लिख रहे हैं तो वो बार बार लिखना पड़ रहा है, इसलिए। नाम तो आपको एक ही बार लिखना पड़ता है, लेकिन साइन बहुत जगह करने पड़ते हैं, है ना। तो वो फिर आप छोटे बनाते हैं। तो बस ऐसे ही है कि जब एक बार लिखना था तो कोई दिक्कत नहीं, नाम से काम चल जाएगा। लेकिन कई बार लिखना है तो फिर अब यहाँ पर हम एक छोटा नाम दे देते हैं, dy/dx को p नाम देंगे। याद रखिएगा, p का मतलब है dy/dx, p का मतलब है dy/dx। और देखो लिखने में ये समीकरण कितनी छोटी हो जाएगी। जैसे आप इसको p में लिखोगे, समीकरण देखो, लिखना को भी मजो आन लागी, समझ रहे हो, लिखना को भी स्वाद आन लाग्यो। अरे बाप रे, यार जी घबराना काम खराब है, सिर दुखना तो ठीक है, तावड़ो लागे ना तो जी घबरावे, और जी घबराना काम सबसे माड़ो है। उल्टी आवे को नहीं, मायने मायने। आ जाओ वापस आओ, देखो p का स्क्वायर प्लस 2xp प्लस 5y बराबर 0। और अब इसे p में लिखो, p क्यूब xp स्क्वायर प्लस बराबर, अब थे खुद सोच कर बताओ कि अम से ज्यादा सुंदर रूप कौन सो है, ज्यादा सरल कौन सो है? अरे वाई, वाई डैश भी तो मजो को नहीं आ, वाई डैश में बात फीलिंग होनी जो पी में है। तो गौर करो, चलो मैंने एक बार वाई में लिख कर दिखा, वाई डैश में लिख कर दिखाऊं अवतार के वे, कहीं ने वाई डैश में लिखा तो वाई डैश में लिख तो जाए, पी आर मुझे तो पी में ही आवे। देखो तो एक बार खुद डिसाइड करो। देखो ये 3 रूप है इस सवाल का। हाँ देखो, एक यू है, एक वो पी है, और एक और dy/dx है। अब ये 3 चीजें लिखेड़ी है, इन तीनों में से कंपेयर करो और बताओ कौन सा ज्यादा इजी होगा राइटिंग में, लिखने में ज्यादा आसान कौन सा पड़ेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना। हाँ वो रितेश के मुझे तो पी में ही आवे। तो वही बात है, इसीलिए मैं विरोध कौन करे, वरना मैं ही विरोध कर देता हूँ कि पी मन कौन जच्चो। थोड़ा भी अट्टो पट्टो तो मैं ही कह देता यार बकवास है, पी ना चाहिए, कोई चौक तो ले आओ। तो ठीक है, समझो बात है, सिर्फ संकेत है, dy/dx बहुत बड़ो है। कंपेयर टू देखो, थे कंपेयर करो तीनों ने, हाँ तीनों में से कौन सो था ना ज्यादा ठीक लगे लिखना में? एक था ना dy/dx लिखना है, और एक था ना y डैश लिखना है, और एक p लिखना है।
एक्चुअली में जो पी होता है, पी का साउंड पै से आता है। और आपने देखा होगा हमारे अल्फाबेट जो है हिंदी वाले कै ख ग घ है, इनमें पै शब्द जो होता है वो ज्यादा प्रिय शब्द होता है, क्योंकि पै से जो वर्ड बने हुए हैं, पै से जो वर्ड बने हुए हैं वो वर्ड है जो प्यारे हैं। देखो, पै, पै से प्यारा, प्रेम, प्यार, है ना। तो आप गौर करेंगे जो पै वर्ड है, पै वर्ड जो है जिनके साथ पै लगता है, वो वर्ड वो हैं जो इमोशनल है, खुशी देते हैं, वो वाले वर्ड ज्यादातर पै से बनते हैं। और इसलिए आप सारे नंबरों में कंपेयर करें ए बी सी डी में, तो पी जो है वो साउंड ज्यादा अच्छा लगता है हमें। पी साउंड हमें ज्यादा अच्छा लगता है। जी सुर हो गया, हाँ, पी से जी सुर हो गया, क्योंकि पै से पी से पै बने, और पै से फिर भी आपला सारा वर्ड भी सी बने, वो सारो रोड़ो ए पै से ही आवे। प्रेम, प्यार, है ना। वे सब आपने हिंदी में तो पै ही है, ठीक है, उर्दू में और शब्द हुए, लेकिन आपने हिंदी के हिसाब से पै चला है, तो पी वर्ड ठीक है। तो फाइनली मान्यता दे देवा पी ना आपा, हाँ प्रीत। तो पी ने मान्यता दे देवा कि पी ठीक है, तो आज से आपने पी रहे हो। तो पी का मतलब रहेगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे घोषित कर देवा। हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि dy बाई डी एक्स ही आज से पी होगा। लॉजिक तो सब चीजें जुड़ेडी है यार, सब चीजें जुड़ेडी है। थे ध्यान देशो, तो प्रकृति एक जीनियस थे जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंसी, आपने उनका नाम सुना होगा, वो बहुत कमाल थे। उनकी पेंटिंग है मोनालिसा जो आप देखते हैं, एक है लास्ट सफर करके है, तो ऐसे करके उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। और उनकी पेंटिंग्स आज वो लगभग 500 साल से ज्यादा हो गए हैं उनको। उनकी पेंटिंग्स, मोनालिसा के बारे में तो आप सुनते ही हैं कि मोनालिसा वाली जो पेंटिंग है उसको आज तक भी डिकोडिंग नहीं कर पाए हम लोग डिकोड नहीं कर पाए कि वो उन लोगों ने जो उस पेंटिंग को, लिनार्डो ने जो पेंटिंग बनाई है उसको एग्जैक्टली हम डिकोड इतना ही नहीं बता सकते हम लोग उस पेंटिंग को देख के कि वो मुस्कुरा रही है या वो उदास है। इतनी मतलब कलाकार ने इस तरीके से उसको बनाया है कि आप जिस मूड में उस मूवी उसको देखोगे, पेंटिंग को, आपको वो वैसी नजर आएगी। अगर आप खुश हैं तो आपको वो खुश नजर आएगी, आप अगर दुखी हैं तो आपको दुखी नजर आएगी। इतना बैलेंस तरीके से उन्होंने जो इमोशंस है वो उस फोटो में डाले हैं, उस आर्ट में डाले हैं, कि ऐसा लगता ही इतना बारीक डिफरेंस है कि इतना क्लोज, मतलब बाउंड्री पे बनाया उसको कि आप किस मूड पे उस तरीके से आप उस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो सोचो उस बंदे ने इतने साल पहले बना दिया। और उनका मानना ये था, लियोनार्डो डा विंची वो कहते थे, और उन्होंने बहुत कुछ बनाए हैं, अगर उसके इतिहास पढ़ेंगे तो वो पागल कर देने वाला व्यक्ति है। वो व्यक्ति है जिसने इतने आविष्कार किए हैं, इतनी सारी, आज जो मेडिकल साइंस है उसमें जो एनाटॉमी जो चलती है, जो एनाटॉमी मतलब इंसान की जो शरीर की जो बनावट है, उससे रिलेटेड जो चीजें चलती है कि इंसान की बनावट कैसी है, वो डा विंसी की है। डा विंसी क्या करते थे कि जो कब्रिस्तान में जिन लोगों को दफनाया जाता था, वो रात को जाके उनकी बॉडी निकाल लाते थे, और बॉडी निकाल के उसको चीर फाड़ करके अध्ययन करा करते थे कि आदमी के शरीर के अंदर क्या क्या होता है। सोचो वो आदमी कितना क्यूरियस रहा होगा, कितना ज्यादा। सबसे पहला रोबोट जो है उसी बंदे ने बनाया था, सबसे पहला उसने एक लोयन बनाया था जो चलता हो, बोलता हो, और राजा को गिफ्ट किया था। राजा को यकीन नहीं हुआ कि ऐसे भी कोई खिलौना हो सकता है क्या। और पहला हवाई जहाज जो उड़ने वाला हो वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और उसके बाद में एक था जो तोप होती है, जो तोप से गोले दागे जाते हैं, उसका सबसे पहला प्रोटोटाइप जो था वो लियोनार्डो डा विंसी ने बनाया था। अब सोचो इतना जीनियस व्यक्ति। अच्छा, वो उनसे पूछते थे कि भाई आपकी कोई एजुकेशन नहीं है, आप आपको ये सब कुछ पता कैसे चला। तो उनको ये कहते थे मैं सिर्फ प्रकृति को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं सिर्फ प्रकृति को ऑब्जर्व करता हूँ, और प्रकृति से मुझे सारे आंसर मिल जाते हैं। हर चीज यहाँ पे कनेक्टेड है, हर चीज सबसे जुड़ी हुई है, बस आप इसको देखो, आपको अपने आप ही सारे क्लू मिल जाएंगे। तो वही चीज अगर आप चीजों को ध्यान से देखें तो हर चीज आपको क्लू मिलते जाएंगे, चीज अपने आप ही ऑटो कनेक्ट होती जाएगी। जैसे मैंने अभी जोड़ा, पी को समझाया आपको, तो कनेक्ट हो गया, नहीं हो गया। तो हर चीज कनेक्टेड है, हर चीज ऐसी नहीं कि हिंदी अलग है, इतिहास अलग है, विज्ञान अलग है, सामाजिक अलग है, कुछ नहीं है, सब कुछ आपस में कनेक्ट है, क्योंकि दुनिया एक है, अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं, चलो आगे करते हैं रामायण। पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक सिंपल सा सवाल लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें गुणनखंड करने होंगे, गुणनखंड। पहले इसमें हम कितने टाइप के सवाल पूछेंगे, देखो पहले उन पे आ जाते हैं। सवाल कितने टाइप के रहेंगे। नंबर एक तो रहेगा गुणनखंड करके, ऐसे सवाल जो एकदम सिंपल होंगे, सिर्फ गुणनखंड करने पर सॉल्व हो जाएंगे। एक तो एकदम भले सवाल,
एकदम भले सवाल जिनको सिर्फ गुणनखंड करो, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करो। नंबर 2, दूसरे समीकरण होंगे साधनीय समीकरण, और तीसरी होगी लांगराज समीकरण जिसका विशेष रूप क्लोरेट समीकरण होती है। क्लोरेट समीकरण, ये है हमारे 3 टाइप के सवाल। एक तो होंगे जो बड़े आराम से इजीली गुणनखंड होकर सॉल्व हो जाएंगे, सीधा बस टुकड़े किए या श्रीधराचार्य लगाया या कुछ और लगाया और टुकड़े हो गए, टुकड़े करके अलग अलग करके समाकलन कर दिया, आंसर आ गया। बहुत सिंपल टाइप के सवाल गुणनखंड वाले होंगे। दूसरे होंगे साधनीय वाले, जानलेवा सवाल, खून पीने वाले सवाल, लंबे लंबे लेंदी लेंदी सवाल। साधनीय में 3 साधनीय होंगे। एक्स साधनीय मतलब एक्स को साधन बनाकर सॉल्व करो, वाई को साधन बना के सॉल्व करो, साधन मतलब निमित मात्र, इनको माध्यम बनाओ सवाल को सॉल्व करने के लिए। पी साधनीय, एक्स साधनीय, वाई साधनीय और पी साधनीय। ये लंबे होते हैं, पेपर की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट नहीं होते। हाँ, पढ़ना जरूर है, सीखना जरूर है, देखना जरूर है, लेकिन पेपर के हिसाब से ये काम के नहीं होते, क्योंकि लंबे लंबे सवाल होते हैं। इतने अगर आ भी जाते हैं पेपर में तो भी इनको किया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है क्लोरेट, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसी पे ही सवाल नॉर्मली पूछे जाते हैं। यही है वो जहां से अंक आएंगे। आ जाओ, पहले गुणनखंड वालों पे आ जाते हैं, फर्स्ट टाइप वाले पे। गुणनखंड वाले सिंपल सवाल, एकदम आपका सवाल जो होगा वो बस आपको सिर्फ गुणनखंड करना है और अपने उत्तर प्राप्त करने हैं। जैसे देखो, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2। थोड़ा सा पी को देख के एक बार भ्रम जरूर पैदा होगा कि ये तो पी है, बच्चे पी नहीं है, ये अवकलन है, ये dy बाई डी एक्स है। एक्चुअली इसका जो ओरिजिनल रूप है वो ये है। एक बार इसकी वास्तविकता देख लो पहले, नहीं तो क्या होता है, पी लगता है कि वो फीलिंग पी वाली ही आने लग जाती है फिर, कि पी कोई संख्या है। पी कोई संख्या नहीं है, बल्कि पी अवकलन का नाम है। ये ऐसे है, लिखा ऐसे गया, ये ऐसे है और लिखा ऐसे गया। ठीक है, आ जाओ, अब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड हो जाएगा 2 और 1, p माइनस 2 p माइनस 1 बराबर 0। इस तरीके से गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके अलग अलग कर देना है। वज्र गुणा कर दो, ये हो गया। अब समाकलन कर दो, इसका समाकलन करने पर हो जाएगा y बराबर 2x प्लस c1, दूसरे का हो जाएगा y बराबर x प्लस c1। अलग अलग नियतांक मत दीजिएगा, एक ही नियतांक दीजिएगा, क्योंकि 2 नियतांक लग नहीं सकते, 2 नियतांक लग नहीं सकते, क्योंकि dy बाई डी तो एक ही था ना, dy बाई डी तो एक ही था ना, तो dy बाई डी एक था तो आपको फिर एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। dy बाई डी एक था तो आपको जो अचर होगा, क्योंकि एक बार dy बाई डी तो एक बार था ना, तो एक बार था तो एक ही बार समाकलन होगा, तो समाकलन एक माना जाएगा। क्योंकि अवकलन एक था तो स्वतंत्र चर भी, जिसे स्वेच्छ अचर बोल रहे हैं, वो भी तो एक ही आएगा, वो भी तो एक ही आएगा, है ना। तो इसलिए 2 मत लगाना, एक ही लगाना, चाहे दोनों को सी सी लिख दो,
चाहे दोनों को C1 C1 लिख दूं, बाद में दोनों आंसरों की गुणा कर दूं और एक समीकरण में डाल दूं। ये है ना, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, दो मत लगाना, क्योंकि दो लगाने से एक C1 लगा दिया, एक C2 लगा दिया, अगर आप दो लगाओगे तो फिर ये भ्रम जाएगा, इसका मतलब जो अवकल समीकरण थी वो दो ऑर्डर की थी, दो कोटि की थी, क्योंकि दो आए हैं इसका मतलब दो बार समाकलन किया होगा, है ना, दो बार समाकलन रहा होगा, सेकंड ऑर्डर होगा तो ही तो दो बार होगा ना समाकलन, वरना तो एक बार ही होगा। तो इसलिए वो C लगाना है, या C1 C1 लगा दो, चाहे तो दोनों C लगा दो या C1 C1 लगा दो, ऐसे नहीं कि एक C1 लगा दिया एक C2 लगा दिया, वो मत करना, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, पिछली बार दो आंसर नहीं आते थे, इस बार दो आंसर क्यों आए? इस बार दो आंसर आए क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो दो है, घात दो है, अगर हमारे द्विघात समीकरण की घात दो होती है तो दो आंसर आते हैं, तो जितनी घात होती है उतने आंसर आते हैं, तो इसके दो आंसर इसलिए हैं कि घात दो है, अगर तीन घात होती तो तीन आंसर आते, तीन घात होती तो तीन आंसर आते, तो जितनी ज्यादा घात होगी आपके अवकल समीकरण के ऊपर, या जितनी उसकी घात होगी, ऑर्डर तो आपके नियतांकों को तय करेगा, जो लास्ट में जो आपके स्वेच अचर आएंगे उनकी संख्या, अगर आपका अवकलन एक बार है तो लास्ट में जो स्वेच अचर आएगा वो भी एक आएगा, ठीक है, और जो घात है वो आंसर की संख्या को निरूपित करता है, अगर तीन घात का सवाल होता तो मतलब लास्ट में तीन उत्तर आएंगे, तीन उत्तर टोटल आएंगे, तो एक, दो और एक तीसरा और अगर होता तो एक और आता, ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई, तो इससे एक सेंस और बन जाता है कि कोटि और घात क्या बताती है, कोटि आपके जो स्वेच अचर लास्ट में आएंगे उनकी संख्या को दर्शाता है, अगर आपकी कोटि 5 है तो आपके स्वेच अचरों की संख्या लास्ट तक जब आंसर आएगा, हल आएगा तो 5 आएंगे, अगर उस पर जो डिग्री है, जो घात है, वो निरूपित करती है हलों की संख्या को, अगर डिग्री 2 का सवाल है या 3 का सवाल है, मतलब घात 2 का या 3 का सवाल है, तो इसका मतलब है लास्ट में जो उत्तर आएंगे उनकी संख्या उतनी होगी, 2 घात है तो 2 आंसर आएंगे, 3 घात है तो 3 आंसर आएंगे, तो ये बात समझ में आई नहीं आई? आराम से गुणनखंड करो, राजी राजी हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो सीधे धराचार्य लगा लेना, सीधे धराचार्य लगा के फिर कर लेना, तो ऐसे करोगे आराम से टुकड़े हो जाएंगे और फिर समाकलन कर लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब साधनियों पे आते हैं, साधनीय, जैसे अब इसे भी देखो, अब यहाँ पे जैसे अब इसे देखो, ये P की द्विघात समीकरण है, P की द्विघात समीकरण है, तो इसके गुणनखंड करने, ठीक है, अब देखो इसके गुणनखंड करके इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा गुणनखंड करने में हल्के फुल्के परेशानी हो सकती है, जैसे इसको मैं देखूं तो ये ऐसे हो सकता है कि एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर है माइनस 2xy p है, और ये दो वाई स्क्वायर है, इसमें से मैंने एक वाई स्क्वायर रख लिया और एक वाई स्क्वायर मैंने छोड़ दिया और उसको उधर भी भेज दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया और वाई स्क्वायर माइनस का हो गया, दो वाई स्क्वायर थे ना, टोटल दो वाई स्क्वायर थे मेरे पास, तो दो वाई स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख लिया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर यहाँ रख दिया और एक वाई स्क्वायर जो था ये वाला, इसको मैं इधर ले आया, इधर लाने से ये माइनस का हो गया। अब अगर हम इसे यहाँ देखें तो यहाँ आपकी समीकरण बन गई एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब स्क्वायर को उधर ले जाओ, एक्स पी माइनस वाई
बराबर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई को भी उधर ले जाओ, एक्स पी बराबर वाई प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स को उधर ले जाओ और पी की जगह डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये गुणनखंड हो गए, पी के दो मान आ गए, है ना। ये मान पी का ही तो है, पी के दोनों मान आ गए, प्लस का लोगे तो एक मान आ गया, माइनस का लोगे तो दूसरा मान आ गया। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसको इस तरीके से करना पड़ेगा कि गुणनखंड हो जाए। कई बार गुणनखंड आसानी से हो जाएंगे, कई बार गुणनखंड थोड़ा पेनफुल होंगे। ये गुणनखंड श्रीधराचार्य से भी कर सकते थे आप, श्रीधराचार्य से करते तो भी यही होते, चिंता ना करो, श्रीधराचार्य से करते तो भी यही होते। ठीक है, थोड़ा मुझे लगा स्क्वायर बन के आसानी से हो जाएंगे तो मैंने स्क्वायर बना के बना दिया। अगर मैं स्क्वायर बना के ना भी करता और श्रीधराचार्य को कॉल करता तो उससे भी हो जाता, है ना। तो इस बात की चिंता ना करिएगा, श्रीधराचार्य से भी ये हो जाता। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो श्रीधराचार्य से, तो ये मेरा हो जाता ए, ये हो जाता मेरा बी और ये हो जाता मेरा सी। तो P बराबर होता B माइनस बी, तो ये हो गया 2xy प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a सी। 2x²। अब यहां से देखो 4x² कॉमन आ रहा है, 4x² बाहर आएगा तो 2x हो जाएगा, 2x यहां से भी कॉमन आ जाएगा, नीचे से 2x कट जाएगा, तो P बराबर आ गया y प्लस माइनस अंडर रूट y²। फिर ये चला जाएगा तो y² में से 2y² गए, माइनस का y² माइनस माइनस प्लस x² माइनस y² बट्टा x, मिला लो, यही आया था पहले भी, है ना। तो ये मत सोचना कि ये कोई अलग ही विधि लगा दी, तो श्रीधराचार्य भी लगा लोगे आप तो उससे भी हो जाएगा, और ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा। जो मैंने शुरुआत में कहा था कि गुणनखंड करने के लिए आप श्रीधराचार्य, अगर द्विघात समीकरण है तो आप श्रीधराचार्य की मदद लेके भी गुणनखंड कर सकते हो, और नहीं तो थोड़ा ऐसे करोगे तो भी हो गया। बात तो वही है ना, गणित तो गणित ही है, ऐसे करो वैसे करो कैसे करो, बस सही करो, तो आना एक ही है। अब आ जाते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, समाकलन के ऊपर चलते हैं। और अगर ध्यान से देखो तो ये समघात अवकल समीकरण है। अब ये समघात है, समघात है नहीं है, ये एक पावर का है, यहाँ दो पावर है, दो पावर पे अंडर रूट लग गया तो ये एक पावर हो गई, तो ये एक पावर, ये एक पावर, ये एक पावर, सब एक पावर है। तो इसका मतलब है ये समघात अवकल समीकरण हो गई। और समघात अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें y बटा एक्स बराबर v या y बराबर एक्स वी रखना होता है, और y का अवकलन dy बाई डी एक्स बराबर x dv बटा डी एक्स प्लस v, x का अवकलन एक हो गया, ये dy बाई डी एक्स की जगह रख दो, x dv बटा डी एक्स प्लस v, y की जगह एक्स वी x² माइनस x² v² बटा x कॉमन लेके कट जाएगा, x dv बटा डी एक्स प्लस v बराबर v प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस v², v से v कैंसिल, dv के नीचे इस अंडर रूट 1 माइनस v² को ले आओ, प्लस माइनस dx बटा x, समाकलन करने पर ये हो गया साइन इनवर्स v, और ये हो गया log x प्लस समाकलन नियतांक log c मान लो,
साइन इनवर्स v की जगह y बटा x आ जाएगा। यहाँ नियतांक के साथ भी प्लस माइनस लगा देते हैं ताकि दोनों एक जैसे हो जाए। ये दोनों गुणा में बदल जाएंगे। साइन इनवर्स y बटा x बराबर प्लस माइनस log cx। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड करके p का मान निकाल के सॉल्व कर लो। अगला सवाल ये रहा, x प्लस वाई पी स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स वाई पी। अगर हम इसे खोलें और पूरे ब्रैकेट्स को खोलें, x प्लस वाई पी स्क्वायर बराबर p प्लस एक्स वाई पी। और पदों को एक तरफ कर दें, सब इधर आ जाओ। और गुणनखंड करने की कोशिश करें जिससे ये टुकड़े हो जाएं। तो हम इसके टुकड़े यूं कर सकते हैं कि तुम दो भाई एक साथ आ जाओ, तुम में से वाई पी कॉमन निकल जाएगा, वाई पी कॉमन निकलते ही p माइनस एक्स बच जाएगा, और इनमें से माइनस कॉमन लेने पर ये भी p माइनस एक्स हो जाएगा और आपका p माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। दोनों को अलग अलग कर देंगे, p माइनस एक्स बराबर 0 व वाई पी माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से p बराबर आपका आ जाएगा x व p बराबर आ जाएगा 1 बटा वाई। अब p का मान रख दो dy बाई डी एक्स। यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 बटा वाई। वज्र गुणा कर दो, dy बराबर x डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस c1। यार खाली c नाम दो का c1 है ना, क्योंकि एक ही है बस। क्या c1 c2 तब अच्छा लगता है जो दो होते हैं। तो ये हो गया, ये दो आंसर आ गए। एक तरफ कर लोगे तो हमारा आ जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस सी और वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स। ये हो गया। तो ये है गुणनखंड करके अलग अलग करके सॉल्व करना। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई परेशानी है? इसे कहते हैं पी के साधनी। पी के साधनी मतलब पी के रूप में आप गुणनखंड करके और उसको सॉल्व कर लेते हैं। पी के रूप में गुणनखंड करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल गुणनखंड हो जाते हैं, आराम से सवाल टुकड़ों में बंट जाता है और इजीली हो जाता है। तो पी को हमने टुकड़ों में बांट दिया और अलग अलग टुकड़े बना के सॉल्व कर लिया। तो ये पी का केस हो गया। अब आते हैं एक्स और वाई का केस। उनमें क्या होता है? यहाँ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ कोई परेशानी है? क्या कहते हो? यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या है? जल्दी बता दो आप, तो बोलो, फिर नहीं तो आगे बढ़ा। को नहीं, ठीक है, आ जाओ। अब चलते हैं वाई के साधनीय। अब वाई को साधन कैसे बनाए? कई सवाल ऐसे होते हैं, हाँ कई सवाल ऐसे होते हैं जो गुणनखंड नहीं होंगे, मतलब गुणनखंड करना बेकार है, गुणनखंड नहीं होंगे। अब गुणनखंड नहीं हो तो फिर क्या करें? फिर तो पी के साधनीय खत्म।
जब गुणनखंड ही नहीं होंगे तो पी के मान नहीं आएंगे, पी के मान नहीं आएंगे तो अलग अलग नहीं होंगे, समाकलन नहीं होगा। तो कुल मिला के मामला फंस गया। जब गुणनखंड न होते हो उन केसों में क्या करें? तो उन केस में दो केस और निकल के आते हैं, y साधनीय x साधनीय। ऐसा सवाल y साधनीय जिसमें केवल y एकमात्र हो, गुणनखंड न होते हो, पहली शर्त तो ये कि p के गुणनखंड नहीं होते हो, क्योंकि गुणनखंड होते हो तब तो गुणनखंड वाला लगाओ। सबसे बढ़िया चीज है, अगर गुणनखंड हो रहा है तो फिर गुणनखंड वाला लगाओ। तो पहली शर्त है कि p के गुणनखंड नहीं होते हो, नंबर एक। क्योंकि रिपीट कर रहा हूं, अगर गुणनखंड हो रहे हैं तब तो गुणनखंड करो। नंबर दो, y केवल एकमात्र होना चाहिए। वह भी एक घात का। सवाल में सिर्फ एक y होना चाहिए, सिर्फ एक, और वो भी एक घात का। ये दो बातें होनी चाहिए, तो इसको y के साधनीय समीकरण कहते हैं। नंबर एक, गुणनखंड ना होते हो, पहली शर्त गुणनखंड ना होते हो, नंबर एक बात। नंबर दो, गुणनखंड होते हो तो गुणनखंड वाला तरीका लगाओ, गुणनखंड करो ना, फिर क्यों माथापच्ची कर रहे हैं, तो वो मत करना। नंबर दो, गुणनखंड नहीं हो रहे हो, और फिर y जो है पूरे समीकरण में सिर्फ एक y हो, वो भी एक पावर का। बाकी x हो, p हो, x कितने भी हो, p कितने भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y सिर्फ एक होना चाहिए, वो भी एक पावर का। अब उस y को साधन बनाएंगे, साधन मतलब उपयोग करेंगे, और हम पूरे समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। अवकल समीकरण का अवकलन, ये तो पहली बार हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कई चीजें पहली बार ही होती है। यहाँ पे हम अवकल समीकरण का भी अवकलन कर देंगे, नॉर्मली तो अवकल समीकरण का समाकलन होता है, हम अवकल समीकरण का अवकलन करेंगे। अगर ये दो बातें शर्त सही हो गई तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो आपका y है वो एक ही तो y था, एक y था, तो वो dy बाई डी बन जाएगा, और dy बाई डी p हो जाएगा। एक ही तो y था आपके पास, एकमात्र y था, और जो एकमात्र y था वो dy बाई डी बन जाएगा, और dy बाई डी बन जाएगा मतलब p बन जाएगा, तो y हट गया। एकमात्र तो y था, वो dy बाई डी बन गया मतलब p बन गया, वो हट गया। सवाल किस में बचा? सवाल बचा x और p में। अब x और p दो बंदे बचे हैं, और दो बंदों में से कोशिश करो कि dx उधर चला जाए, dp इधर चला जाए, और समाकलन हो जाए। सवाल ऐसे दिए जाएंगे जिनमें आराम से समाकलन हो जाएगा, फिर समाकलन करो और उत्तर का आनंद लो। ठीक है, देखो सवाल पे आते हैं। इस सवाल को देखो ध्यान से। अब इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, पहले तो ट्राई करो, पहले गुणनखंड ट्राई करो सबसे पहले। गुणनखंड हो रहे हैं तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन साफ दिख रहा है कि गुणनखंड होंगे किससे? एफ का तो अता पता ही नहीं है, एफ का, एफ भाई साहब का तो अता पता ही नहीं है। एफ है एक्स पी स्क्वायर, मतलब फलन दिया हुआ है, काय का फलन, कौन सा फलन, किसका फलन, कुछ भी ढंग से क्लियर नहीं है, तो गुणनखंड का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, गुणनखंड का सवाल नहीं उठता, चलो पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त, y एकमात्र होना चाहिए, एकमात्र ही है, y एकमात्र होना चाहिए, एकमात्र ही है, y एकमात्र होना चाहिए, एकमात्र ही है, तो बढ़िया, हमारा काम हो गया। अब इस समीकरण का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। dy बाई डी एक्स बराबर 2, गुणा का नियम, गुणा के नियम से p को बाहर छोड़ दिया, x का अवकलन 1, फिर x को बाहर छोड़ दिया, p का अवकलन dp बटा dx, 2p, x का 1, x को छोड़ दिया, p का किया 2 dp बटा dx हो गया, प्लस f का अवकलन f डैश हो गया, एक्स पी स्क्वायर। अब जो f के अंदर है उनका अवकलन, x को बाहर छोड़ दिया, p का 2p dp बटा dx, फिर p स्क्वायर को बाहर छोड़ दिया, x का अवकलन वो एक हो गया, अवकलन कर दिया, dy बाई डी एक्स p बन गया, p बन के ये इधर आ गया, p में से p गया, एक p बच गया, p प्लस
एफ डैश पी कॉमन आ रहा है, पी कॉमन ले लो। पी कॉमन लेने के बाद अंदर जो बचेगा वो होगा पी प्लस पी प्लस 2x डी ओवर डी एक्स। ये आ गया। अब देखो तो ये कॉमन है, देखो तो ये कॉमन है, तो कॉमन लेने पर ये हो जाएगा p प्लस 2x अब यहाँ पे आपके दो गुणनखंड बने, तो ये जो दो गुणनखंड बने होंगे इसमें से एक गुणनखंड बेकार है जिसे विचित्र कहा जाएगा, जो विचित्र कहलाएगा, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये विचित्र है, ये सचित्र है, मतलब ये नॉर्मल है, सामान्य, ये सामान्य। अच्छा, सामान्य कैसे हुआ? क्योंकि हमने समीकरण का अवकलन किया था ना, तो अवकलन के फुटप्रिंट तो दिखने चाहिए। अगर हमने अवकलन किया तो अवकलन दिखना तो चाहिए। इस केस में आपका पी का अवकलन दिख रहा है डीपी ओवर डीएक्स, क्योंकि अवकलन किया है, जवाब दे रही है हमारी, है ना, जवाब लगेगा, अकाउंटेबिलिटी सेट हो गई। भैया अवकलन किया है तो लास्ट में समाकलन करना पड़ेगा। अगर हम अवकलन कर रहे हैं और लास्ट में समाकलन नहीं करना पड़ रहा तो गणित तो बिगाड़ दी हमने। हमारी गणित तो साफ कहती है अगर दो जोड़ रहे हो तो दो घटाना भी पड़ेगा, दो से भाग दे रहे हो तो दो से गुणा भी करना पड़ेगा। तो अगर मैंने एक्स के साथ अवकलन किया है, क्योंकि मैंने किया है, तो जब अवकलन किया है तो उस अवकलन को बाद में हटाना भी होगा। तो अगर मैं इसको साथ जाता हूँ तो यहाँ मेरा अवकलन है ही नहीं, यहाँ डीपी ओवर डीएक्स यही है वो। तो ये वाला पार्ट आप छोड़ देंगे या हटा देंगे, विचित्र हल कह के छोड़ देंगे, और जिसमें अवकलन वाला भाग है वो अपने पास रख लेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट रख लो और इसको सॉल्व कर लो। पी प्लस पी को इधर ले आओ, एक्स को इधर ले आओ, वजह गुणा कर दो। डी एक्स बटा एक्स, माइनस भी इधर ही दे दूं, तू भी यही रहे, और डी पी बटा पी हो गया। ये हो जाएगा माइनस का लोग एक्स प्लस समाकलन नियतांक लोग सी, ये हो जाएगा 2 लोग पी। ये सी बटा एक्स बन जाएगा, पी का मान है पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर सी बटा एक्स, पी बराबर अंडर रूट सी बटा एक्स। अब ये पी का मान अपने सवाल में रख के पी का विलोपन कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। y बराबर 2x इंटू पी स्क्वायर यानी सी बटा एक्स, y बराबर 2 रूट सी एक्स प्लस एफ से। ये लो, ये आपका आंसर आएगा। और कमाल का तरीका है, अलग ही तरीका है, कुछ अलग ही चल रहा है। देखो तरीके को, देखो क्या शानदार है, तरीका देखो क्या शानदार है, मतलब एकदम हटके। ये जो चीजें वो करते हैं ना, अभी आप लोग देखेंगे कि जो मैथमेटिशियन है, जो हायर रैंक पे है, मतलब रिपूटेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा वो, वैसे तो मैथमेटिशियन को कौन जानता है, पहली बात तो ये, क्योंकि शाहरुख खान, सलमान खान, मतलब यूट्यूबर, इनको ज़्यादा जानते हैं बजाय इनको जानते हैं, क्योंकि इन लोगों को, ये लोग ना तो पहले लाइमलाइट में आते हैं, नंबर एक, पहली बात तो ये वो लोग हैं जो कभी भी लाइमलाइट में आना नहीं चाहते, ये आराम से शांति से अपना काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनको काम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये वो चाहते भी नहीं है कि
लोग उनकी फ़ोटोएँ खींचे, और अगर इनकी आप फ़ोटो खींचोगे तो ये अनकम्फ़र्टेबल हो जाएँगे, ये ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल हो जाएँगे। इन लोगों को ज़्यादा फ़ेम में आना, ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आना, ज़्यादा मीडिया कवरेज इनको मिलना, तो इनसे इनकी असहजता और बढ़ जाती है, क्योंकि एज़ ए मैथमेटिशियन देखो, मेन काम होता है अपना काम पसंद होता है। आदमी जिस चीज़ के लिए बना है वो है काम, और वो अपना काम करता रहे और काम उसको सुखद लगे, और उस काम से उसकी सारी पूर्तियाँ हो रही हो, तो उसे और की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा फ़ोटो खींचने की या और नहीं है। परेशानी है, अगर आप ये सोचो कि सेलिब्रिटी खुश होते होंगे फ़ोटो खिंचवा के, तो नहीं, आपको ये 2-4 दिन ठीक लगता है जब आप नए-नए सेलिब्रिटी बनते हैं, क्योंकि तब आपके सपने होते हैं कि लोग आपकी फ़ोटो खींचे, लोग, आप जब भी बाहर निकले तो लोग आपको घेर लें। शुरुआत के 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना आपको ये सब ठीक लगता है। लेकिन जब कुछ समय बाद जब ये नॉर्मल हो जाता है, तब आप परेशान हो जाते हैं। अब आप घर के बाहर निकलते हैं, लोग आपको घेर रहे हैं। अब आपको थोड़ी-सी चिड़चिड़ाहट होती है। थोड़ी-सी चिड़चिड़ाहट, तो सोच के देखो, अगर आपके परिवार के कोई आपके भाई है, छोटे भाई हैं, वो सारा दिन आपके पीछे-पीछे घूमते रहें, कितना बुरा लगता है आपको? अगर आप बड़े हैं और आपके 2-3 छोटे भाई-बहन हैं, वो सारा दिन आपके पीछे-पीछे घूमते रहें, आपकी नकल करते रहें, आप क्या कर रहे हैं, वही चीज़ें वो करते रहें, तो 1 दिन, 2 दिन आपको ठीक लगेगा कि आप उनके आदर्श हैं और वो आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन 5-7 दिन बाद में आप पट, पट शुरू हो जाओगे, है ना? हो जाओगे ना? अब क्यों इरिटेट होने लगे? अच्छा लग रहा था ना शुरुआत में, अब क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? बोला अब ज़्यादा हो रहा है, अब ज़्यादा हो रहा है। तो अब वो फिर लाइन नहीं होती कि अब ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मुझे मत आना। फिर वो हर छोटी से छोटी चीज़ आपकी लगातार कवर करते हैं। इवन जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो जिस होटल में जाते हैं, अब होटल में जाते हैं तो खिड़कियाँ तो लगी होती है। खिड़कियों में जो काँच लगे होते हैं, लोग दूरबीन से उन काँचों के परे झाँकते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, होटल में क्या कर रहे हैं। काँच के बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। लोग हर छोटी से छोटी बात, आप लिफ्ट में उतर रहे हैं, आप चढ़ रहे हैं, जो भी जा रहे हैं वो जानना चाहते हैं। और कई लोगों की तो वो धंधा है, क्योंकि वो जितना जानेंगे उतना वो ब्रेकिंग न्यूज़ बना पाएँगे। तो लगातार वो आपके जीवन को बुरी तरीके से तहस-नहस कर रहे होते हैं। बुरी तरीके से। अब आपका काम आपको सफ़र करवाना शुरू कर देता है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि दुनिया में भाग्यशाली वो लोग हैं जो अमीर है और एनोनिमस है। मतलब उसे कोई नहीं जानता। पैसे वाला है लेकिन कोई नहीं जानता। सबसे बुरा वो है जो पैसे वाला है और उसको सब जानते हैं। भयंकर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वो आदमी अपने पैसे को हमेशा मतलब बुरी नज़र से देखेगा और ये हमेशा यही कहेगा ये श्राप है मुझे। क्योंकि श्राप पैसा नहीं था, श्राप था पॉपुलैरिटी। क्योंकि अगर मान लीजिए आप पैसे वाले हैं और पॉपुलर हैं, लोग आपको जानते हैं, तो खतरे ही खतरे हैं आपको। हर कोई आपका दुश्मन है, हर कोई आपको बेईमान के तौर पे देखेगा। आपका घर का हर सदस्य खतरे में है, हर सदस्य को कभी न कभी कोई अगवा कर सकता है। हर कोई आपके फ़ोन नंबर लेके आपको धमकियाँ देने की कोशिश करेगा क्योंकि आपके पास पैसे हैं। तो कहीं न कहीं वो भयंकर परेशानी जो है, वो पैसे ने जितने सुख दिए होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा दुःख आपके लिए ले आया। तो ये पार्ट जो है ना जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है कि इसलिए मैथमेटिशियन जो है अपना देखो कितना सुंदर काम है, ये अपना काम करते रहते हैं, चुपचाप करते रहते हैं, लाइमलाइट में नहीं आते। बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं आना चाहते कि भी ठीक है, लाइमलाइट में आएँगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, परेशान करके रख देंगे ये लोग। शांति से अपना काम कर रहे हैं, वो करते रहें, ज़्यादा ठीक है। इसलिए कभी देखो बड़े लोगों को देखिए, आप देखिए, बड़े लोगों को आप देखिए, बड़े लोगों में बड़े लोग कौन है? पहली बात तो आप ये देखिए, जिनको आप बड़े मान रहे हैं, ये बड़े नहीं हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बड़े वो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूबर बड़े हैं, अगर आपको लगता है कि यूट्यूबर बड़े हैं, तो फिर सबरे बिन और लेरी पेज वो वो तो उनसे हज़ारों गुना बड़े होंगे क्योंकि यूट्यूब उन्हीं ने बनाया है। यूट्यूब उन्हीं ने बनाया है। अगर आपको लगता है कि ये फलाना यूट्यूब नंबर 1 मान लीजिए मिस्टर बीस्ट है, मिस्टर बीस्ट नंबर 1 यूट्यूबर है, डन। वो सबसे बड़ा लग रहा है, वो लग रहा है आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा, लेकिन वो तो यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं ना, यूट्यूब बनाया किसने? कितने लोग जानते हैं कि यूट्यूबर कौन है, जिन्होंने यूट्यूब बनाया? नहीं ना, फिर तो वो लोग वो हैं जो जब चाहें जिसका चैनल बंद करवा सकते हैं। मिनटों में खत्म कर सकते हैं किसी को, मिनटों में। आपको लग रहा है कैरेमिनाटी बड़ा है, अरे कैरेमिनाटी यूज़ कर रहा है यूट्यूब को। यूट्यूब जो चला रहा है, जिसका मालिक वो है, वो सोचो वो कितना पावरफुल है और लोग उसको जानते नहीं है और वो चाहता भी नहीं है कि कोई उसको जाने। वो चाहता भी नहीं है कोई जाने। अगर आप कहते हैं कि कैरेमिनाटी इतने रुपए कमाता है यूट्यूब से, तो कैरेमिनाटी जैसे या मिस्टर बीस्ट जैसे करोड़ों लोग हैं यूट्यूब पे। तो और यूट्यूब जो होता है वो 45-55 का रेशियो रखता है।
या 50-50 मान लीजिए, 50-50 रखता है, तो 50% वो यूट्यूबर को देता है, तो 50% यानी कैरिमिनाटी जितना कमाता है आधा खुद लेता है, आधा यूट्यूब को देता है। मिस्टर बीस्ट जितना कमाता है आधा खुद रखता है, आधा यूट्यूब को देता है। तो सोचो इतने सारे लोग मिलकर यूट्यूब को आधा कमा कमा के दे रहे हैं, सोचो वो आदमी कितना पावरफुल होगा। उसकी कल्पना करो, सबरे बिन और लैरी पीज को देखो, उनकी कल्पना कर सकते हो कि वो कितने पावरफुल होंगे, जिनको पूरी दुनिया अपना आधा पैसा, सुंदर पिचाई नहीं 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 गलत, सुंदर पिचाई सीईओ है। सीईओ एक पद का नाम होता है, जैसे कलेक्टर एक पद का नाम होता है, जितने दिन रहेगा कद रहेगा, एक दिन आएगा जिस दिन वो बाहर चला जाएगा। मालिक नहीं है, मालिक होता है जो फाउंडर होता है, जो उस कंपनी को खड़ा करता है, वो मालिक होता है। हमेशा होल्डिंग उसके पास होती है। ये तो प्यादे हैं, सुंदर पिचाई ये तो प्यादे हैं, कल उनको नहीं जचेगा वो हटा देंगे। सुंदर पिचाई को किसने बनाया? लैरी पेज ने। और कल उनको पसंद नहीं आएगा, सुंदर पिचाई को हटा के किसी और पिचाई को बना देंगे वो लोग। तो मालिक के पास पावर होती है, रन वो करते हैं। ये तो नौकर है, बड़ा नौकर, छोटा नौकर, उससे छोटा नौकर, उससे बड़ा नौकर। तो ये उस कैटेगरी में है, बड़े नौकर, बड़े नौकर, बड़े वाला नौकर। ये 550, ये 500 करोड़ वाला नौकर है, और ये 2 लाख वाला नौकर है। बस ये कैटेगरीज है। सुंदर पिचाई उस कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है ना। मालिकों में नहीं आते, मालिक में तो 2 ही आएंगे जिन्होंने इसको स्थापित किया, और पावर सारी उन्हीं के पास है। तो ये कल्पना करके देखो कि वो लोग कितने, कोई जानता तक नहीं है उनको, कोई जानता तक नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जिनके पता होगा, बस इतना पता होगा गूगल के मालिक है, गूगल का कोई मालिक है, बस इतना जानते हैं। लेकिन कौन है, बहुत कम लोगों को पता होगा, यही वो लोग हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये समझना कि कितने लोग जो एक्चुअल में जो पावरफुल है, एक्चुअल में जो पावरफुल है वो साइलेंट है, वो बहुत साइलेंट है। इवन बहुत कम लोग उनको जानते हैं, और वो चाहते भी नहीं है कि कोई उनको जाने, है ना। वो चाहते भी नहीं है कि कोई उनको जाने। हाँ, ठीक है ना। आ जाओ, तो ये बात समझ में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये आप तब समझते हैं इसे, जिसे इसे मेच्योरिटी कहते हैं। ये आपको तब समझ में आता है। शुरुआत में आपको वही लगता है, फोटो खींच रहे हैं लोग, मुझे भीड़ भी इकट्ठी हो गई, मुझे अच्छा लगा। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आगे सोच पाते हैं कि असली ताकत तो किंग मेकर के पास होती है। किंग के पास ताकत नहीं होती, ताकत होती है किंग मेकर के पास। दोनों बातों में फर्क है। एक होता है किंग, एक होता है किंग मेकर। किंग मेकर कभी नहीं हटता, किंग कभी भी हट सकता है। किंग मेकर हमेशा मेकर होता है। वो आज इसको किंग बना देगा, कल उसको बना देगा, परसों उसको बना देगा, परसों उसको बना देगा। वो जिसको चाहेगा किंग बना सकता है, क्योंकि वो किंग मेकर है। तो किंग मेकर, अच्छा वो पीछे रहते हैं। पीछे रहने का फायदा ये होता है, कोई उन पे ब्लेम नहीं आता, कोई उन पे ब्लेम नहीं लगाता, कोई उनको खतरा नहीं होता। खतरा किसको? किंग को। जो राजा है ना उसको खतरा। लोग किसको मारेंगे? राजा को। किंग मेकर को थोड़ी मारेंगे। तो किंग मेकर साइलेंटली इंजॉय कर रहा होता है सारी चीजें, सारे फायदे ले रहा होता है। राजा उसकी धोख दे रहा होता है, क्योंकि राजा बनाया किसने? उसी ने बनाया। और गालियां कौन खा रहा है? किंग। तो बड़ी पावर है किंग मेकर में। तो आ जाओ इसी में और आगे बढ़ते हैं। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें मैथ्स के अंदर है, और कैसे लाइफ से कनेक्ट होती है। इसीलिए मैथमेटिशियन कभी हाईलाइट में नहीं आना चाहते, वो चाहते भी नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। एक हमारे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पेल्डमैन गेगोरी, जो रशियन मैथमेटिशियन थे। हमारे वर्ल्ड में 7 प्रॉब्लम्स थी, 7 ओपन प्रॉब्लम रॉयल सोसाइटी ने डिसाइड की थी कि ये 7 ओपन प्रॉब्लम है, और इन प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व करेगा तो $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। तो इनाम था, इनाम बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि ये ऐतिहासिक परेशानियां थी, प्रॉब्लम्स थी मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की भी है। इनमें से 7 प्रॉब्लम्स थी जिनको ओपन प्रॉब्लम घोषित किया था। तो जब इनको ओपन प्रॉब्लम घोषित किया था तो इनको कहा था कि कोई भी इनको सॉल्व करेगा तो उसको अवार्ड किया जाएगा। बात अवार्ड की नहीं है, 1 मिलियन, 1 मिलियन तो कोई मायने नहीं रखते। जैसे मैंने पहले समझाया कि मैथमेटिशियन के लिए पैसे ज्यादा मायने नहीं रखते। पैसा तो जिसको गणित आती है वो पैसा बना ही लेगा, वो कहीं से भी बना लेगा। जब आप ये बात समझोगे कुछ सालों में, जैसे जैसे गणित को आप पढ़ने लगोगे, आपको ये पता लग जाएगा कि गणित से पैसे आराम से बनाए जा सकते हैं। नौकरी तो लगे ही जा सकता है, ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि आरपीएससी भर्ती निकालती है। लेकिन इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। ये बड़ा कमाल का खेल है। जिसको गणित समझ में आते है उसको खेल समझ में आता है। तो उसमें से एक प्रॉब्लम थी जिसका नाम था पॉइनकेयर कंजेक्चर। पॉइनकेयर एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे एक प्रॉब्लम थी जिसको पॉइनकेयर कंजेक्चर कहा गया। उस पॉइनकेयर कंजेक्चर को पेल्डमैन, जो रशियन मैथमेटिशियन थे, पेल्डमैन ग्रिगोरी, उन्होंने इसको सॉल्व किया 2006 में। जब उन्होंने सॉल्व किया और पब्लिक डोमेन में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डाला, तो उन्होंने लोगों से कहा क्योंकि अब मैंने सॉल्व किया तो हो सकता है कोई गलती भी हो,
तो वो पब्लिक डोमेन में उन्होंने डाल दिया, जो आरएक्सी है उसमें डाल दिया, और लोगों को कहा कि भाई इसके देखो और कोई कमी है तो मुझे बताओ ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं। उन्होंने प्रॉब्लम को डाला, वो प्रॉब्लम फिर लोगों ने उसको देखा, क्योंकि पॉइंट कंजेक्चर का सॉल्यूशन था, वन ऑफ द 7 प्रॉब्लम में से एक थी वो। तो लोगों ने देखा उसको रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद में कंफर्म हुआ कि ये 3-4 साल उसमें लगे, और 3-4 साल में वो कंफर्म हो गया कि ये प्रूफ सही है। तो ये प्रूफ सही हुआ तो भीड़ लग गई, तांता लग गया, क्योंकि आप ऐतिहासिक प्रूफ बन गए, आप वो व्यक्ति बन गए हैं जिसने 7 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और जैसे ही ये मीडिया में खबर आउट हुई, लोग कैमरा लेके पहुंच गए उनके पास। अब कैमरा लेके पहुंच गए, बड़े बड़े पोजीशंस वाले लोग पहुंच गए, इन्हें हार्वर्ड वाले, एमआईटी वाले, ऑक्सफोर्ड वाले, जो भी लोग जिनके पास भी थे जो सामान था, वो पहुंच गए ऑफर करने के लिए, आ जाओ हमारे साथ जुड़ो, आ जाओ हमारे साथ जुड़ो, हम आपको ये पोस्ट दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे। अमेरिका तो सबसे पहले पहुंच जाता है, आओ मैं सिटीजनशिप भी दे दूंगा आपको, आओ ये कर लो, ये ले लो। हर देश अपने अपने हिसाब से उसको कैसे ना कैसे खुश करने की कोशिश ही करता है कि भैया आ जाओ। अच्छा, इधर रॉयल सोसाइटी वाले पहुंच गए कि लो हम आपको $1 मिलियन का इनाम देना चाहते हैं जो हमने घोषित किया हुआ है। इधर से फील्ड मेडल वाले पहुंच गए, बोले हम फील्ड मेडल देना चाहते हैं आपको, आपका नाम हमने सजेस्ट किया है फील्ड मेडल के लिए। तो इधर आबेल प्राइज वाले पहुंच गए, उधर उस वाले प्राइज वाले पहुंच गए, उधर उस वाले प्राइज वाले पहुंच गए। भीड़ लगनी थी, ऑब्वियसली बात है, बंदा में दम था तो चमकना ही था। चारों तरफ से घेर लिया। अब उस बंदे ने क्या कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए, ऐसे हो सकता है? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सॉल्यूशन कर दिया, सही है, मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल गया, सॉल्यूशन सही है, मुझे रिवॉर्ड मिल गया, अब मुझे शांति से रहने दो, अब मुझे शांति से रहने दो। याद रखिए $1 मिलियन बहुत बड़ा होता है वैसे, प्लस उसके बाद में जो पोजीशन उनको मिल रही थी वो भी बहुत बड़ी थी, ठीक है, जो अवार्ड मिल रहे थे वो भी बहुत बड़े थे, ये सब कुछ उनको मिल रहा था। बंदे ने क्या कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सर्कस का बंदर नहीं बनना। बात पकड़ना, पागल नहीं है वो, बेवकूफ होता तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। अगर उसके शब्द आपको ये लगे कि ये बेवकूफाना है, बिल्कुल बेवकूफाना नहीं है। बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति से जीना है, मैंने मेरा सॉल्यूशन कर दिया, वो सही हो गया, मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल गया, अब मुझे और रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने सबसे उसके बाद में उन्होंने, अच्छा फिर भी लोग कहाँ छोड़ते हैं, फिर भी मीडिया वाले कहाँ छोड़ते हैं, मीडिया वाले उनको परेशान करते थे। लास्ट में उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया, जहाँ से वो कॉलेज में पढ़ाते थे वहां से उन्होंने जॉब छोड़ दिया, और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और अपनी माँ के साथ वो अभी भी रहते हैं, और अभी भी वो अपना रिसर्च का काम है वो कर रहे हैं। सोचो क्या अब आपको लगेगा इसके अंदर कि यार कितना बेवकूफ़ है, कितना शानदार था, आराम से लेविश लाइफ जी सकता था, तो लेविश लाइफ वो पहले भी जी सकता था, वो कुछ भी कर सकता था। जिसको गणित आती है वो अपने काम का अच्छा खासा पैसा बना सकता है, क्योंकि सारा खेल है। अगर आपको खेल समझ में आता है तो क्या है, शेयर मार्केट क्या है, खेल है, पैसा बनाना एक खेल है, जिसको समझ में आ गया वो बना लेगा। लेकिन बात है कि क्या वो बनाना चाहता है, बात तो इस पे आती है, तो वो नहीं बनाना चाहते। तो पेलमैन ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, सब कुछ। फील्ड मेडल मिल रहा था, सोच के देखो कितने लोग होते हैं 4 साल से एक बार फील्ड मेडल मिलता है, वो भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पीस ऑफ माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पाइथागोरस को तो किसी ने फील्ड मेडल नहीं दिया था, तब भी आप 2300 साल बाद भी पाइथागोरस को याद रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी थ्योरम ऐसी थी। तो ये जो पेलमैन की जो पॉइंट कंजेक्चर का जो सॉल्यूशन है, ये हजारों सालों तक रहेगा, और हजारों सालों तक मैं ऐसी कहानियां उनकी सुनाता रहूंगा। बंदा रिजेक्ट करके ज्यादा, ये चीज जो उसने गेन किया, जो सम्मान गेन किया, वो उससे ज्यादा बड़ा है। वो जो सम्मान गेन किया ना रिजेक्ट करके, वो ज्यादा बड़ा था। इनाम ले लेता तो शायद इतना और हमारा सम्मान नहीं बढ़ता जितना उन्होंने रिजेक्ट करके सम्मान कमाया, कि नहीं सही में मैथमेटिशियन है, उसने वो किया जो करना चाहिए था। हम कोई एक्टर नहीं है, हम कोई फिल्म एक्टर नहीं है जिनको कैमरा पसंद हो। ठीक है, चलो। तो अब कर लेते एक्स के साधनीय। एक्स के साधनीय, एक्स के साधनीय समीकरण वो होंगे
जिनमें नंबर 1 गुणनखंड ना होते हों, और x का केवल एक पद हो। x का एक पद, वो भी एक घात का। तो गुणनखंड ना होते हो तो छोटा आदमी छोटी चीजें चाहेगा ना, छोटा आदमी छोटी चीजें मांगेगा, बड़ा आदमी बड़ी चीजें मांगेगा। और पीस ऑफ माइंड है ना, वो सिर्फ बड़ा आदमी मांग सकता है, क्योंकि सबसे कीमती इस दुनिया में अभी कुछ भी है इस दुनिया में, तो वो है पीस ऑफ माइंड। आपको भी शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसे समझने के लिए पहले अनुभव चाहिए। जब आपको अनुभव मिल जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कुछ है, सबसे कीमती, तो वह है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। जब ये चली जाएगी ना, तब इसका महत्व समझ में आएगा। जैसे शरीर है, शरीर का महत्व आपको नॉर्मल समझ में नहीं आता, आपको लगता है क्या है, शरीर ठीक तो है, कुछ भी खाओ कुछ भी करो। लेकिन जिस दिन ये जाएगा ना, उस दिन समझ में आएगा कि दुनिया में आपके रिश्तेदार, परिवार, फैमिली, सबसे ज्यादा कीमती आपका शरीर है, सबसे ज्यादा कीमती आपका शरीर है। और फिर जब शरीर से दिमाग जब जाएगा, जब आप थोड़ा अपसेंट होंगे, जब आप थोड़े दिमागी रूप से परेशान होंगे, आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें एक तरफ और पीस ऑफ माइंड एक तरफ। फिर इसकी कीमत समझ में आएगी, फिर समझ में आएगा कि अगर सबकी लिस्ट बनाई जाए तो नंबर 1 होता है पीस ऑफ माइंड, सबसे 1। वो इस पूरे ब्रह्मांड की कीमत के बराबर अकेला है। नंबर 2 होता है आपका शरीर, स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। उसके बाद फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, आप जिसको चाहे रख लो, पहले 2 ये होते हैं। ये जब तक हैं तब तक नहीं समझ में आएंगे, जाने के बाद समझ में आते हैं। तो गुणनखंड ना होते हो और x केवल एक पद हो, तो इसमें आपको क्या करना है, y के साथ अवकलन करना है। इसमें y के सापेक्ष अवकलन, और जैसे ही आप y के साथ अवकलन करोगे, ये dx ओवर dy बन जाएगा। एक ही x था, एक ही x था, वो dx ओवर dy बन गया। और dx ओवर dy तो आपका 1/p हो गया। इससे आपका x गायब हो जाएगा और सवाल में बचेंगे y और p। x एक ही था, x एक ही था, और वो भी आपने हटा दिया। x केवल एक ही था, और वो भी आपने अवकलन करके उसको निपटा दिया, तो वो चला गया। और जाते ही आपका सवाल 1/p बन गया, dx बटा dy बन जाएगा, वो 1/p बन जाएगा। यानी सवाल p और y में आ जाएगा। फिर p को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, समाकलन कर लो, p का मान निकाल लो, और p का मान निकाल के वहां रख दो, बात खत्म। आओ सवाल पे आओ। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि y के साधनी है कि x के साधनी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। और कई बार सवाल ऐसा होता है कि दोनों के साधनी होता है, y के भी साधनी होता है और x के साधनी भी होता है। जब दोनों के साधनी हो तो फिर किसी के साथ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सवाल y साधनी और x साधनी दोनों, मतलब ऐसा सवाल हो जिसमें y एक ही पद हो और वो भी एक बार हो, और x भी एक ही हो और वो भी एक बार एक पावर में हो, तो फिर वो दोनों साधनी हो गया। तो दोनों साधनी हो गया, तो जिसको ठीक लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। फिलहाल इसको देखो। अब इसमें ये सवाल y के साधनीय नहीं है, क्यों नहीं है? पहले गुणनखंड करके देख लो, सबसे पहला काम गुणनखंड करके देख लो, गुणनखंड हो सकते हैं? जवाब है नहीं हो सकते। करके देख लो, आराम से शांति से करो। वैसे 3 पावर है, 3 पावर का फॉर्मूला तो कोई होता नहीं है, नंबर 1। पी का 3 पावर का सीधा आचार्य, तो 2 का तो होता, चलो 3 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो कोई फॉर्मूला है नहीं। और फिर टुकड़े भी दिख नहीं रहे कि भैया टुकड़े बन जाएंगे, इस तरीके से 3 टुकड़े बन जाएंगे, वो भी यहाँ कोई आसपास कोई अता पता नहीं है, तो गुणनखंड होने के कोई चांस नहीं है। फिर आते हैं y के साधनीय, तो y के साधनीय ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y की पावर 2 है, ये देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 पावर आ गई, मतलब y के साधनीय नहीं है। अब x पे चेक करो, x के साधनीय है? बोला हाँ है। x के साधनीय है क्योंकि x एक ही है, x एक ही है। अब इस एक x को पहले निकालो, क्योंकि इसको हटाना है। हटाने के लिए पहले इसको अलग थलग करो, इसको बाकी सवाल से अलग करो। हो गया? अभी भी 2p आ रहा है, 2p का भाग दे दो,
ये लो x निकल गया। अब x की y के साथ अवकलन करके इसको हटवा लो। y के साथ अवकलन करने पर 1/2 बाहर, 1/p को छोड़ दिया, y का हो गया अवकलन 1। गुणा का नियम लगा रहा हूँ, गुणा के नियम से अवकलन कर रहा हूँ। 1/p को छोड़ दिया, y का 1, y को छोड़ दिया, फिर 1/2 दोबारा, वाई स्क्वायर बाहर, p स्क्वायर का 2p, खुद p का dp/dx, चेक कर लो सही है। ये हो गया 1/p। पूरे सवाल को 2 से गुणा भी कर दो। दो पाई v कॉमन, चलो ब्रैकेट ही खोल दो सारे। 2 से तो मैंने गुणा कर ही दिया था कि 2 तो हट ही जाएगा। तो वाई पी है, ये कर दियो आप, कुछ गड़बड़ करिएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, गड़बड़ तो करी, हाँ गड़बड़ तो कर दी, और यह यहाँ कर दी। y बाहर, और 1/p का है 1/p स्क्वायर dp/dy, ये गड़बड़ हो गई। अब देखो, अब ठीक है, अब इसको यहाँ ले आओ, ये यहाँ आके 1/p में से 2/p गया, तो ये माइनस का 1/p बच गया। अब गुणनखंड करो, कॉमन वोमन, क्या क्या किसके साथ किसको रखने पर कॉमन बनेगा। पहले तो एक काम करो, p स्क्वायर से गुणा करके, सेकंड वाला कौन सा, अच्छा dpy dp/dy, अब कॉमन बनाओ, कौन सा किसके साथ रखने पर क्या करेगा। एक तो माइनस से गुणा कर दो पूरे सवाल को, माइनस से गुणा कर दो, और इसमें से हम कॉमन निकाल लें। अगर 1/p स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा p माइनस वाई और dp/dy, और ऐसे ही मैं यहाँ से 2yp कॉमन निकाल लूँ, माइनस कॉमन निकाल चुका, ये प्लस हो गया। यहाँ से भी मैंने माइनस से गुणा कर दिया पूरे सवाल को, और 2yp कॉमन निकाल लिया। 2yp कॉमन निकालने पर यहाँ बचेगा y dp/dy प्लस p बराबर 0। कॉमन निकाल लो, कॉमन आ गया p,
p प्लस वाई dp ओवर dy, p प्लस वाई dp ओवर dy 1/p² प्लस 2yp। अब इसमें से उस पद को छोड़ दो जिसमें अवकलन नहीं है, क्योंकि जिसमें अवकलन नहीं है वो विचित्र है, और उसे छोड़ दो, तू इधर जा, कोई काम का नहीं है। p प्लस वाई dp ओवर dy बराबर 0, तो p बराबर माइनस वाई dp ओवर dy बटा माइनस वाई बराबर dp बटा p। ये आ जाएगा माइनस का log y प्लस समाकलन नियतांक log c, p का हो गया log p, तो ये हो गया p बराबर हो गया c बटा वाई। अब p का मान c बटा वाई हमारे सवाल में रख दो, सवाल में p का विलोपन कर दो, p को यहां ले आओ सवाल में। c क्यूब बटा वाई क्यूब, वाई स्क्वायर बराबर 2cx प्लस सी क्यूब। ये आंसर हो गया, तो ये हो गया साधनीय। ठीक है, आगे समझ में। तो हमने भी दो टाइप के सवाल कर लिए, एक तो जो जिनमें हम आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं, एक वो वाले सवाल, एक है जो y के साधनीय या x के साधनीय टाइप के सवाल है वो। अब करेंगे कल तो संडे रहेगा, परसों करेंगे। परसों हम करेंगे वो वाले क्लोरेट वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप वाले जो सवाल है क्लोरेट वाले, वो करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से दोबारा।